नमस्कार दोस्तों, प्रियंक्स कॉमर्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पिछली बार की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। इनको डिस्कस करने के साथ साथ हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी डिस्कस किए थे। उन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हमने आपसे बताया था कि जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो टर्म्स बार बार रिपीट होंगे, और जब वो टर्म्स बार बार रिपीट होंगे तो आपको उन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन टर्म्स का मतलब नहीं जानेंगे तो जब वो क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होंगे तो वहाँ पे आप उनका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे कि इस टर्म का मतलब क्या है। आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे। ठीक, पिछले क्लासेस में हमने बेसिकली क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। पिछली क्लासेस में हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन किया किस चीज का? टाइप ऑफ अकाउंट का। ठीक, अब इस टाइप ऑफ अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो किस नेचर का अकाउंट है। वो पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आगे जब आप रिकॉर्डिंग करोगे जर्नल एंट्रीज, जिसको मैंने कहा बेसिक एंट्रीज जो होती हैं अकाउंट्स में जो की जाती हैं, तो आप वहां पे उसके रूल नहीं अप्लाई कर पाओगे। इसलिए ताकि आप प्रॉपर रूल अप्लाई कर लें, ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए तो फिर आप रूल कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए पिछली जो वीडियोस हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो आप आगे का अकाउंट्स में कुछ भी समझ नहीं पाओगे। अब मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसको हम कैसे यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अकाउंट्स में कुछ बेसिक अकाउंट्स जो हम क्रिएट करते हैं, एक पहले हम वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर एग्जांपल कैश। ठीक, सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं फर्नीचर। थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं कैपिटल। फोर्थ पे ड्राइंग। फिफ्थ पे मशीनरी। सिक्स्थ पे कमीशन रिसीव्ड। सेवेंथ पे इंटरेस्ट पेड। ठीक, ये कुछ बेसिक अकाउंट्स मैंने लिए हैं। अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके बेसिस पे कि इसका नेचर क्या है। अच्छा, अकाउंट तीन ही तरह के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। टाइप ऑफ अकाउंट तीन तरह के होंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? जो किसी इंसान के नाम पे होंगे या किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे होंगे। इंस्टीट्यूट का नाम जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा एक इंस्टीट्यूट हो गया, इसी तरह रिलायंस एक इंस्टीट्यूट हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स बिजनेस में यूज होती हैं वो आपको रियल अकाउंट में दिखेंगी। इसके क्लासिफिकेशन में आप दो पार्ट कर सकते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। पिछले वीडियोस में आप देख लीजिएगा टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या डिफरेंस होते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है, टेंजिबल को आप छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल जो हैं वो नहीं हो सकते, उनको छुआ नहीं जा सकता, उनको देखा नहीं जा सकता। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉसेज आते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पर्सनल के तीन क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला क्लासिफिकेशन है वो हमारे आपकी तरह इंसान होगा। दूसरा क्या है? इसका ब्रेकअप है। दूसरा ब्रेकअप ये है कि वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और तीसरा ब्रेकअप जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, वो किया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
मतलब जहां पे वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, पर एक टर्म यूज किया जा रहा होगा, वो टर्म या तो इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेगा या इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसका एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार दिया हुआ है, ठीक। अब वो एक्स पार्टीज हो सकती हैं, ए बी सी डी ई एफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, और रिलायंस, हमने उनको उधार दिया है। तो ये जो वर्ड डेटर है ये बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, आपके नेचुरल पर्सन अकाउंट, और दूसरा आपका हो गया आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, और तीसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक। रियल में 2, टेंजिबल इंटेंजिबल। नॉमिनल में इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब ये टाइप्स नहीं होते हैं, पर ये 4 चीजें इसमें कवर की जाती हैं। अब हम देख लें कैश। कैश अकाउंट क्या होता है? देखिए कैश अकाउंट, अब हम इस तरह सोचते हैं कि क्या कैश पर्सनल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कैश तो ना नेचुरल पर्सन है, ना आर्टिफिशियल पर्सन है, ना रिप्रेजेंट कर रहा है। कैश क्या नॉमिनल हो सकता है? नहीं, कैश अकाउंट नॉमिनल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना ये मेरा खर्चा है, ना ये मेरी इनकम है, ना ये मेरा एक्सपेंस, ना ये प्रॉफिट है या लॉस है। कैश अकाउंट मेरा हो सकता है केवल रियल अकाउंट, ठीक, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है और टेंजिबल है। तो इसके आगे हम लिख लेंगे नॉन लिविंग और टेंजिबल, इसलिए ये है रियल अकाउंट, ठीक। इसी तरह हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर की बात करेंगे तो वो ना पर्सनल हो सकता है, ना नॉमिनल हो सकता है, क्योंकि ना तो वो किसी इंसान का नाम है, ना किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, ना वो किसी तरह से, अब ये दोनों नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव इन्हीं 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। ना ये नॉमिनल हो सकता है, क्योंकि ये ना मेरा खर्चा है, ना ये मेरी इनकम है। ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है रियल। रीजन क्या है? रीजन सेम चीज, ये एक नॉन लिविंग थिंग है और टेंजिबल है। थर्ड आ गया है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, तो मतलब कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो बिजनेसमैन जो आपका होगा वो होगा नेचुरल पर्सन। क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है तो आप क्लासिफिकेशन में कैपिटल अकाउंट को लिखोगे पर्सनल अकाउंट। आप लिख सकते हो ब्रेकअप उसका, पर्सनल अकाउंट, ठीक, और ये नेचुरल पर्सन, ठीक है। जब मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं तो अभी मैं सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब एक बात आपको बता दूं, ये अकाउंटिंग टर्म तो नहीं है, पर ये नॉर्मल बिजनेस में इस्तेमाल होता है कि सोल प्रोप्राइटर का मतलब वैसा बिजनेस फॉर्म जिसका मालिक एक आदमी होगा, ठीक। जैसे आप देखते हो अपने इर्द गिर्द छोटी जो आपकी बनिए की दुकान होती है और भी जितने भी छोटे छोटे व्यापार होते हैं वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर बेसिस पे करते हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब जिसमें मालिक एक आदमी होगा, नेचुरल पर्सन नॉर्मली होता है वो, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्योंकि कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है, और इसका भी अगर आप सब ब्रेकअप कर लोगे तो ये नेचुरल पर्सन है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या हो गई? ड्राइंग्स मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कैपिटल में बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देता है, ड्राइंग्स में क्या होता है कि बिजनेस से वो पैसे निकालता है, ठीक है। तो ड्राइंग भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसी बिजनेसमैन को, ठीक। तो ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ। रीजन इसका सब ब्रेकअप वही है, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन। पांचवा हमने डिस्कस किया मशीनरी। अब मशीनरी देख लीजिए, पर्सनल हो नहीं सकता, नॉमिनल हो नहीं सकता, ठीक। तो मशीनरी अकाउंट क्या है? मशीनरी अकाउंट आपका है रियल अकाउंट। रियल में भी अगर आप ब्रेकअप करना चाहें तो आप उसका ब्रेकअप कर सकते हैं टेंजिबल। अब आ गया बात कमीशन रिसीव्ड, ठीक। कमीशन रिसीव्ड क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड हुआ हमारी, देखिए पर्सनल नहीं हो सकता क्योंकि कोई इंसान तो है नहीं कमीशन, ना ये रियल हो सकता है, ठीक, क्योंकि आप पैसा आता जाता देख सकते हो पर कमीशन नहीं देख सकते हो। कमीशन कोई वैसा नहीं है कि कोई
आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, अगर कुछ आता जाता दिख रहा होगा वो पैसा होगा, ठीक है। तो कैश तो रियल है, पर जिस लिए वो हमको मिल रहा है, जैसे हमने किसी के लिए कोई काम किया, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी डीलिंग का है, मैंने कोई काम किया तो उसके जिस लिए मुझे पैसा मिल रहा है वो क्यों है, क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर्टी बिकवाई, उसके बदले मुझे कमीशन मिला। तो वो जो कमीशन रिसीव्ड है, क्योंकि ये रिसीव्ड है इसलिए मेरी ये इनकम हो गई। तो ये ना पर्सनल हो सकता है ना रियल हो सकता है, क्योंकि ये इनकम है और इनकम कवर होती है नॉमिनल अकाउंट में, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, अब आप अगला देख लीजिए 7th नंबर जो है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। अब पेड है इसका मतलब हमने पे किया है। अब इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं, किसी से हमने उधार ले रखा है तो उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ब्याज पे कर रहे हैं। अब वो इंटरेस्ट पेड जो है वो आपका पर्सनल नहीं हो सकता। पर्सनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आप ये समझ लीजिए, ना कोई इंस्टीट्यूट है, वो आपका रियल नहीं हो सकता। देखिए कैश इंटरेस्ट पेड जब हमने किया है हमने कैश पे किया होगा, वो कैश रियल है, पर जिस कारण से हमने वो कैश पे किया, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो कारण है उसके पीछे का, वो एक तरह से मेरा एक्सपेंस है, ये खर्चा है मेरा, वो मेरा पर्सनल नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है इंटरेस्ट, वो मेरा रियल नहीं है, आप उसको, वो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। जो इंटरेस्ट पेड है ये बेसिकली रीजन है जिसके बदले से, जिसके कारण से हमने कैश पे किया है। तो ये जो है ये है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेड है, ये मेरा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल में इसको आप एक्सपेंस की तरह दिखा सकते हैं। नॉमिनल में जो उसका अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो नॉमिनल में 4 चीजें बताई थी मैंने, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, तो इसको एक्सपेंस के अंदर आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और अकाउंट अभी देख लेते हैं जिसको हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि वो इन 3 क्लासिफिकेशन के अंदर कहां कवर होते हैं। अब हम इसके आगे ये बाकी के अकाउंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अगर ये आ जाए, किसी डेटर्स आ जाए। अब डेटर्स का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया है, डेटर्स का मतलब वो है जिसको हमने उधार दिया है। अब हमने उस उधार किसको दिया हो सकता है, या तो किसी इंस्टीट्यूट को दिया हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया हो सकता है, या किसी इंसान को दिया हो सकता है। तो जो हमने उधार दिया है, अगर वो किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या किसी नेचुरल पर्सन को दिया है, तो वो रियल और नॉमिनल तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियल की ना डेफिनेशन में वो नेचुरल पर्सन कवर होता है, ना नॉमिनल की डेफिनेशन में कवर होता है। तो जो कवर होता है वो कवर होता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो जो भी हमारे डेटर्स होंगे वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट में भी मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि पर्सनल के 3 बैकअप होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम है जिसको हमने उधार दिया है। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, जिन्होंने हमको उधार दिया है। अब हमको उधार देने वाला या तो कोई नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा। तो ये जो क्रेडिटर टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है हर उस इंसान को, हर उस इंस्टीट्यूट को जिसने हमको उधार दिया हुआ है, क्योंकि वो उन इंस्टीट्यूट या उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड क्रेडिटर, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक, अब आई बात सेल्स। सेल्स क्या चीज हो सकती है? सेल्स मतलब होता है जो मेरा सामान जो मैंने इसलिए खरीदा था ताकि मैं बेच सकूं, जिसमें मैं डील करता हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पिछले उसमें डिस्कस किया है, पिछले जब पार्ट्स में डिस्कस कर रहा था तो मशीनरी आई थी, फर्नीचर आई थी। वहां अगर आप मशीनरी और फर्नीचर लिखते हो, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो जो मशीनरी और फर्नीचर है वो मेरा गुड्स नहीं हो सकता। मतलब मैं उसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ कि मैं बेचूं। मैंने उसको इसलिए खरीदा था ताकि मैं उसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में उसको इस्तेमाल करके आगे के अपने जो भी एक्टिविटीज हैं उसको कैरी ऑन करूं। वहां मेरा पर्पस रीसेल नहीं था।
ठीक है, उसको खरीद के बेचना नहीं था, क्योंकि अगर होता तो हम वहां पे उसको मशीनरी और फर्नीचर ना लिख के हम वहां पे जो भी वर्ड यूज करते वो या तो गुड्स वर्ड यूज कर लेते या सेल और परचेज वर्ड यूज कर लेते। क्यों? क्योंकि जिस चीज पे भी हम इस इंटेंट के साथ खरीदते हैं कि उसमें हमें व्यापार करना है और खरीद के हमको बेचना है, तो वो मेरा गुड्स कहलाता है। और गुड्स के मैंने आपको 4 ब्रेकअप बताए थे, एक था सेल, एक परचेज, एक सेल रिटर्न, एक परचेज रिटर्न। ठीक, तो सेल्स का मतलब ये है कि वो सामान जो मैंने खरीदा है और खरीदने के बाद मेरा खरीदने की नीयत यही थी कि इसको मैं फर्दर सेल कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी वर्ड सेल्स आएगा तो सेल्स मेरी होती है इनकम। भाई ये पर्सनल नहीं हो सकता और ये रियल नहीं हो सकता, ये आप क्लियर कर लीजिए। पर्सनल इसलिए नहीं हो सकता सेल्स अकाउंट क्योंकि ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। हाँ, जिस इंसान को आपने बेचा है वो नेचुरल पर्सन हो सकता है, तो उसका जब अकाउंट आप बताओगे तो आप ये कह सकते हो कि वो इंसान नेचुरल पर्सन है, तो उसको हम कह सकते हो पर्सनल अकाउंट है। पर जो मैंने सामान बेचा है, ठीक, उसको हम कहेंगे सेल्स, और सेल्स होती है मेरी इनकम, इसलिए वो नॉमिनल में कवर होता है। सेम चीज है मेरी परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस वो गुड्स हैं, वो सामान है जिनको मैंने खरीदा है। क्यों खरीदा है? ताकि मैं बेच सकूं। तो ये कवर, इसको हम कहेंगे ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। ठीक, क्योंकि ये मेरे एक्सपेंसेस हैं इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में 4 ब्रेकअप बताए थे, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट है। फिर आ गया गुडविल। अब गुडविल क्या चीज है? गुडविल पर्सनल नहीं हो सकती, ठीक, क्योंकि गुडविल ना तो किसी इंसान का नाम है ना किसी इंस्टीट्यूट का नाम है। गुडविल नॉमिनल नहीं हो सकती क्योंकि गुडविल मेरी इनकम नहीं है। गुडविल ना मेरे एक्सपेंस है। ठीक, ये गुडविल क्या हो सकती है? गुडविल है मेरी रियल अकाउंट। ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक, ये एक नॉन लिविंग थिंग है और इसका जो आप रियल में भी सब ब्रेकअप करेंगे तो ये इंटेंजिबल नेचर की है। इंटेंजिबल मतलब इसको आप छू देख नहीं सकते हो। तो ये जो गुडविल है ये मेरी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में भी अगर आप और फर्दर क्लासिफाई करना चाहेंगे तो आप इससे कहेंगे ये रियल अकाउंट में इंटेंजिबल है। इसी तरह पेटेंट होते हैं। पेटेंट भी मैंने आपको बताया था कि पेटेंट क्या चीज होती है। दवा कंपनियां होती, कोई साइंटिस्ट होता है, वो कोई दवा का आविष्कार करता है, वो उसका जो भी फॉर्मूला है उसको रजिस्टर्ड करा लेता है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके, तो वो पेटेंट होता है। ठीक है, अब ये जो राइट होता है ये बेसिकली दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है ताकि भाई वो तो खुद तो बनाएगा नहीं दवा, उसने तो एक फॉर्मूला इजाद कर लिया, वो किसी कंपनी को दे देगा और कहेगा आप इसमें दवा बना के बेचिए, और जो भी उसका अपना नेगोशिएशन होगा कि उसको कितना पैसा मिलना है वो उसको मिल जाएगा। तो ये जो पेटेंट होता है, ये जो राइट होता है, ये कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो राइट है ये किसी तरह का पर्सनल तो हो नहीं सकता, वो इंसान है, पर वो जो राइट है वो पर्सनल नहीं है। इंसान तो पर्सनल हो सकता है जो साइंटिस्ट है, पर वो जो राइट है वो पर्सनल नहीं हो सकता, वो ना नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, वो क्या चीज है? वो है हमारा रियल अकाउंट, और रियल में भी क्या है? वो मेरा इंटेंजिबल। ठीक, इसके बाद आती है इंश्योरेंस। इसको आप समझ लीजिए, ये है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट है जो हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं ताकि कभी हमें भविष्य में नुकसान हो तो उस नुकसान की इंश्योरेंस कंपनी हमको भरपाई कर पाए। अब ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये मेरा ना तो पर्सनल हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल होगी, ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे कहें इंश्योरेंस कंपनी क्या है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्सनल हो सकती है। पर जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, अच्छा प्रीमियम कैसे पे कर रहे होंगे? या तो कैश से दे रहे होंगे, ठीक है, या उसको चेक काट के दे देंगे। तो जो कैश अकाउंट होता है उसको तो आप रियल कह सकते हो, पर वो जो हमारा रीजन है जिस कारण से हम वो कैश पे कर रहे हैं वो है कि वो प्रीमियम है। रीजन क्या है? कि प्रीमियम हम उसको दे रहे हैं। ठीक, तो वो जो कारण है जिस कारण से हमने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया वो कारण कहलाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये जो होता है ये मेरा खर्चा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉमिनल। इसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। ये लिखा है सैलरी।
ठीक, सैलरी क्या हुआ, सबको आपको पता है, सैलरी बिजनेस का खर्चा होता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, सैलरी बिजनेस का खर्चा है, सैलरी क्यों पे की जाती है, क्योंकि मेरे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, तो ये मैं जो उसको पे कर रहा हूँ, हाँ जो जिस मोड में पे कर रहा हूँ वो कैश हो सकता है, वो कैश रियल है, पर जिस कारण से वो सैलरी पे, वो कैश पे किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे सैलरी, तो वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब आ गई बात सैलरी आउटस्टैंडिंग की। अब पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक टर्म डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग, और इसके बारे में डिटेल में बताया भी था। आउटस्टैंडिंग क्या चीज होती है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग लगे, वो हमेशा एक तो किसी खर्चे का होना, मतलब खर्चा हो गया है पर पे नहीं किया है, ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा। जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज हो, ध्यान रखिए मैंने खर्चा बोला है, ठीक, खर्चे के रिस्पेक्ट में होगा, और ये ऐसा खर्चा होगा जो हमने अभी हमारा हो चुका है पर हमने पे नहीं किया है। अब ये क्या होता है कि हो चुका है और पे नहीं किया है, इसका देखिए बड़ा आसान है समझना। पिछले वीडियो में बताया था, सैलरी कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी जो दी जाती है, ऐसा नहीं कि महीना खत्म हुआ 31 तारीख को या 30 तारीख को आपने सैलरी बना के दे दी, नहीं, ठीक, सबकी सैलरी कंपाइल करने में उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, या कभी कभी भाई आपको भी पता है किसी ने छुट्टी ले ली तो उसके जो डिडक्शंस होते हैं उसको माइनस किया जाता है। तो ये सब करने में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है, 1 हफ्ता लग सकता है। तो जो पिछले महीने की सैलरी है, मान लीजिए अगर सैलरी मार्च की है, 1 मार्च से 31 मार्च आपके फादर ने मान लीजिए काम किया, तो उनको सैलरी मिलेगी 7 तारीख को। अब वो खर्चा तो 1 से 31 मार्च का ही है, क्यों, क्योंकि सैलरी उसी पीरियड की है, पर दिया कब जा रहा है, दिया आपको जा रहा है 7 अप्रैल को। तो 31 मार्च की डेट पे अगर हम कहें तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां आपके फादर काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खर्चा हो तो गया है, खर्चा हो गया है, क्यों, क्योंकि उनको देना तो पड़ेगा अब आपके फादर को। भले कोई भी इंसान 1 तारीख को नौकरी छोड़ दे, 2 अप्रैल को नौकरी छोड़ दे, 3 अप्रैल को नौकरी छोड़ दे, छोड़ने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसका जो 1 मार्च से 31 मार्च तक की सैलरी बनती है वो नहीं देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा उनको। तो वो जो खर्चा है वो कंपनी के लिए हो तो गया है, पर अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो कंपनी के लिए हो गया है, अकर्ड हो गया है, पर पे नहीं हुआ है, हो गया को बोलेंगे अकर्ड हो गया है, इंकर्ड हो गया, सॉरी इंकर्ड हो गया है पर पे नहीं हुआ है, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब हर वो खर्चा जो हो चुका है पर कंपनी ने पे नहीं किया है, वो हो चुका है, पे नहीं किया, मतलब वो कंपनी का अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है कि उसको पे करना है उसको, ठीक। भले वो स्टाफ अब छोड़ के चला जाए नेक्स्ट मंथ से, फर्स्ट डे से ही नौकरी पे ना आए, पर वो उसकी लायबिलिटी है, वो उसको पे करना होगा। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये अब आप समझ गए कि क्या चीज होती है। अब ये है क्या, ये नॉमिनल है कि रियल है कि पर्सनल है। अब जैसे सैलरी तो नॉमिनल होता है, पर सैलरी आउटस्टैंडिंग बेसिकली नॉमिनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता दूं। असल में सैलरी आउटस्टैंडिंग हर उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, जिसका कंपनी को देना है सैलरी पर अभी पे नहीं हुआ है, ठीक। तो ये क्योंकि उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक। अब ये वर्ड मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज हो सकता है। मान लीजिए ये है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कंपनी ने कोई प्रीमाइसेस ले रखी है, मान लीजिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस उसने ले रखी है, ठीक, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक उसने इस्तेमाल की, रेंट देना है, मान लीजिए कंपनी देती है, कंपनी और उसका एग्रीमेंट है कि हम 7 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को रेंट पे करेंगे। तो ये जो वर्ड अब आप सैलरी आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं तो वो हो सकता है वहां पे वर्ड हो जाए रेंट आउटस्टैंडिंग, पर आउटस्टैंडिंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी ने वो प्रीमाइसेस इस्तेमाल कर ली है पर अभी उसका रेंट का पेमेंट नहीं किया है, मतलब कंपनी को देना पड़ेगा, भले 1 तारीख को कंपनी छोड़ के चली जाए पर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने उस ड्यूरेशन के बीच उस प्रीमाइसेस को यूज किया था, ठीक है, इस कारण से वो रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्योंकि वो रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया तो ये जो आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस लैंडलॉर्ड को जिसको कंपनी को वो पे करना है, ठीक। रेंट आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उस लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड क्या होगा, या तो नेचुरल पर्सन होगा या हो सकता है किसी वो संस्था की जमीन हो,
या तो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग वर्ड एक तरह से हो गया। देखिए मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग समझाया, सैलरी आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब समझा दिया, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा वही रहेगा जो उसका मतलब बताया गया है। ये चेंज हो सकता है, कभी ये सैलरी के नाम पे आ जाएगा, कभी आपको रेंट के नाम पे आ जाएगा, कभी ये कमीशन आ जाएगा। तो जब भी कोई भी खर्चा ऐसे बदले और जिसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा वो किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसको हमें पे करना है। मतलब हमारी लायबिलिटी हो चुकी है, हमने क्योंकि उसका यूज कर लिया है, 1 महीने के लिए उसकी प्रीमाइसेस रेंट है तो 1 महीने के लिए प्रीमाइसेस यूज कर लिया उसकी, हमने रेंट अभी नहीं दिया है। तो ये जो अमाउंट जो भी होगा रेंट आउटस्टैंडिंग, ये उस आदमी को रिप्रेजेंट करेगा, उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वो प्रीमाइसेस है। सैलरी में क्या होता है, वो इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है जिसने मेरे लिए काम किया था, जिसको कंपनी ने जिसका सर्विसेज तो ले ली हैं अभी पर पेमेंट नहीं किया है। इसी तरह कमीशन आउटस्टैंडिंग वर्ड भी हो सकता है। कंपनी ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया था कि मेरा सो एंड सो काम करा दो, उसने सो एंड सो काम करा दिया, अब कंपनी को क्या करना है, उसको कमीशन देना है। उसने काम करा दिया है, एक को पैसा भी लिया नहीं है पर कंपनी को भी देना है। तो जब उसने काम कर दिया है और हमने पैसा नहीं दिया है तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग। अब वो कमीशन है तो वो कमीशन आउटस्टैंडिंग हो गया। तो कमीशन आउटस्टैंडिंग क्या करता है, उस इंसान को रिप्रेजेंट करता है जिसने वो काम किया है। तो कभी भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आपको किसी भी उसमें दिख जाए तो आप सीधे से ये समझ लीजिएगा या तो ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने हमारे लिए काम कर दिया है और हमने पेमेंट अभी उसको नहीं दिया है, या ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसी इंस्टीट्यूट को जिसने हमारे लिए काम कर दिया और उसको हमने पेमेंट नहीं किया है। तो ये हमेशा जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, चाहे वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, रेंट आउटस्टैंडिंग हो, कमीशन आउटस्टैंडिंग हो, XYZ बहुत सारी एक्सपेंस हो सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग हो, मतलब जो हो तो गए हैं पर हमने उनका पेमेंट नहीं किया है, वो हमेशा पर्सनल अकाउंट होंगे। क्यों पर्सनल अकाउंट इसलिए होंगे क्योंकि वो किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक, इसी तरह रेंट आ गया। रेंट आपको पता है, रेंट होता है कि हमने कोई प्रीमाइसेस यूज करी, ठीक, और उसके बदले जो हमें पेमेंट देना है, तो ये होता है कंपनी के लिए एक्सपेंस। ठीक, और प्रीपेड रेंट क्या होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हो गया है पर पेमेंट नहीं किया, प्रीपेड का मतलब होता है कि अभी वो हमने इस्तेमाल नहीं की प्रॉपर्टी पर हमें एडवांस में पैसा देना पड़ रहा। ठीक है, रेंट के केस में अक्सर यही होता है कि जहां भी आप रेंटेड प्रीमाइसेस लोगे तो उससे पहले आपको पेमेंट देना पड़ता है। टर्म्स ऐसे होते हैं हमेशा कि आपको पहले पेमेंट देना पड़ेगा तब वो पोजीशन देगा। 1 महीने का 2 महीने का जो भी रेंट है वो आपको देना पड़ेगा पहले, फिर वो पोजीशन देगा। तो वहां पे तो हमने अभी इस्तेमाल किया नहीं है, जब इस्तेमाल नहीं किया तो अभी वो मेरा रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंट होता है खर्चा, और खर्चे का मतलब होता है कि जब हमने इस्तेमाल किया होगा तभी वो खर्चा बन सकता है। ठीक है, अगर हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया और डे 1 पे ही हमें पैसा देना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी अभी हमने इस्तेमाल नहीं की, मान लीजिए 1 मार्च से 31 मार्च का पीरियड है और हमें 1 मार्च से 31 मार्च के लिए रेंट पे मिला है, पर आज की डेट में जो 25 फरवरी है, मतलब 1 मार्च से पहले का हमारा जब एग्रीमेंट लिखा जा रहा है तब एक क्लॉज उसमें यह है कि आपको 2 महीने का किराया पहले से देना पड़ेगा। मतलब फरवरी में आप बैठे हो, अभी फरवरी ही है, पर आपको मार्च और अप्रैल का किराया पहले से देना पड़ेगा। अब फरवरी को आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मेरा खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी ना तो मार्च आया है जो आपने इस्तेमाल किया हो, ना अप्रैल आया है, तो फरवरी में वो खर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि खर्चा हमेशा उसी पीरियड का होता है जो पीरियड में आप उसको यूटिलाइज कर पाए हो। अब यहां तो जो पेमेंट आप दे रहे हो वो बिना उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किए वो पेमेंट आप उसको दिए दे रहे हो। तो जब पेमेंट उसको पहले से दिए दे रहे हो तो उसको हम कहेंगे प्रीपेड रेंट। ठीक, रेंट तो खर्चा हो सकता है क्योंकि रेंट का मतलब होता है कि उस पीरियड में आपने उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लिया है, पर जब प्रीपेड रेंट की बारी आती है तो उसको इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने अभी प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया है पर टर्म्स एंड कंडीशन हमारे ऐसे हैं कि हमें पहले पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे प्रीपेड। प्रीपेड भी हमेशा क्या करता है, पर्सनल को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो वो जो एडवांस है वो हमने किसी इंसान को दिया होगा या किसी इंस्टीट्यूट को दिया होगा। ठीक है, इसलिए इसको भी हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आगे की चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रियंक कॉमर्स क्लासेस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड हो, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। प्रियंक कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।